हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो कि ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको जैसा कि पता है कि हम यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन करवाते हैं और बड़े अच्छे ढंग से करवाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने हमारा साथ बनाए रखना है, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हमारा साथ है बनाए रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पाठ से तीनों प्रकार की संख्याओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। कि यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है, तो आपने क्या कर दिया, आपने ना क्लास के जो भी बच्चे थे उनको आपने क्या कहा कि इस पाठ से ना आपने क्या करना है, एक 3 प्रकार की जो भी संज्ञाएं हैं, ठीक है, संज्ञा आपको पता है ना, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में इसको नाव कहते हैं। तो ये उन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, क्लास में जो भी संज्ञाएं हैं इसके आपने उदाहरण खोज कर लिखने हैं। तो ये जो अभ्यास दिया जा रहा है, जो भी ये एक्सरसाइज दी जा रही है, ये किसका उदाहरण है, आपने इसी में ना पढ़कर बताना है। तो क्या ये संदर्भ में व्याकरण है, या फिर ये व्याकरण की जटिलता है, या फिर ये व्याकरण पर अत्यधिक बल है, या फिर व्याकरण कंठस्थ करने, तो क्या ये है। तो अगर आप दोस्तों बात देखेंगे तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है कि बच्चे ने उस पाठ को, मतलब कि कोई लेसन पढ़ा दिया गया, ठीक है ना, तो लेसन पढ़ाने के बाद अब वो जो ग्रामर वाले जो उनको पहले रूल सिखा दिए गए कि भाई संज्ञा होती क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन सी संज्ञा कौन से प्रकार की होती है, तो बाद में वो उनको सिखा दिया गया होगा। तो अब उनको कहा गया कि अब आपने क्या करना है, इन पाठ में से ये 3 प्रकार की जो संज्ञा है वो आप ढूंढ कर लिखिए। तो ये अगर आप देख पाएंगे तो उस संदर्भ में व्याकरण सिखाई जा रही है ना, तो उस पाठ के संदर्भ में बच्चों को जो व्याकरण है उसकी एक हिसाब से कह सकते हैं जो भी अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो एक्सरसाइज है वो करवाई जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला था नहीं, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। बाकी के जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे गलत, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। तो यहाँ पर इन्होंने वही पूछा हुआ है कि बच्चे क्या हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनकी भाषा क्षमता, जो भी उनकी कैपेसिटी है लैंग्वेज सीखने की, उसका आपने आकलन करना है। मतलब कि आपने उनका चेक करना है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट जो भी होती है, ठीक है ना, तो आपने वो करनी है। तो अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रश्न है वो सबसे वीक है। कि अगर आप मान लीजिए क्लास में होंगे तो आप इन तीनों में से, इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रश्न होगा कि जो आप नहीं पूछना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने वही कहा हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि आपने आपके सपनों का भारत कैसे होना चाहिए लिखिए। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या बात कही गई है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर बात कह दी गई कि आपने लिखना है कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो क्या आप ये कहीं से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी आपके विचार हैं, आपके जो भी थिंकिंग है, आप इसमें वो दिखाएंगे कि मेरे हिसाब से भाई भारत ऐसा होना चाहिए, है ना। तो आप इसमें सब कुछ अपना लिखेंगे। तो इसमें जो आपकी क्षमता है भाषा सीखने की, या फिर जो आपका बहुत सारे जो परिवेश हैं, लिखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता और यहाँ पर पढ़ने की क्षमता, ये सारी डेवलप हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी उस हिसाब से सही है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सही है, मतलब कि ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगी वो सही होंगी, एक ऑप्शन गलत होगी। तो ये ऑप्शन तो सही है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। कि जो भी आजकल आपको न्यूज चैनलों में देखने को मिलता है, जो भी समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, तो उसमें से आपने क्या करना है, जो भी वहां पर तर्क दिए जाते हैं, ठीक है ना, जो भी वहां पर बातें बोली जाती हैं, तो आपने पहले उनको सुनना है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपने विचारों को तर्क सहित, ठीक है ना, जो भी रीजनिंग है, आपने उन रीजंस को लिखना है। तो क्या ये हो सकता है? नहीं। ये उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें भी बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो रही है। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें क्या बात कही जा रही है कि मान लीजिए कि आपने कोई लेसन पढ़ा, तो लेसन में ये 2 बातें लिखी होंगी
कि इसमें सिर्फ 2 घटनाएं आपके पाठ में दी होंगी, आपने उनको ऐसी एज इट इज लिख देना है। तो इसमें बच्चे ने सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा, एज इट इज ही रट्टा मार के वो बच्चा लिख सकता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। मतलब कि ये बात जो होगा सबसे कमजोर प्रश्न होगा ये यही होगा। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगर हम 4th ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा ले सकता है। तो इसमें भी बच्चा कुछ सीखने का प्रयास करेगा, इसमें बच्चे का भी इसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, बहुत सारा विकास होगा। तो इसमें जो होगा बच्चा रीजनिंग के जो होगा, मतलब ये कि बच्चा अपनी जो रीजनिंग एबिलिटी है इन जो 1st, 2nd और 4th क्वेश्चन में उसकी वो डेवलप होगी। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इसमें उसका ज्यादा कुछ डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब अगर आप टीचर बनने जा ही रहे हैं तो आपके लिए ये जो हिंदी भाषा है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कैसे, आपने ये बताना है कि भाई साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार के लिए, या फिर भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, या फिर साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, या फिर भाषा की परिभाषाओं को याद होना। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो गलत होगा हम उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पुरस्कार, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पुरस्कार वर्ड को उठाइए और देखिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि साहित्य लेखन कि जो भी आपको लिटरेचर है वो लिखाया जाएगा और आपको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो ये दोस्तों अगर आप पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में मान लीजिए कि आप क्या कहेंगे, आप एज अ टीचर बच्चों को कोई काम दे रहे हैं तो आप उनको पुरस्कार या फिर जो प्राइजेस हैं वो दे रहे हैं कि अगर आप ये काम कर लाएंगे तो हम आपको ये प्राइज देंगे। तो वो कितने टाइम तक वो प्राइज लेकर खुश रहेगा, ठीक है ना। तो एक टाइम पर ऐसा आ जाएगा कि बच्चा उस प्राइज को भी लेना नहीं पसंद करेगा और वो बच्चा सीखने के बजाय उस प्राइज लेने पर ही जोर देगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो परिभाषाएं होती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, उनको याद करवाने की बात कही जा रही है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड ऑप्शन की तो साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, तो ये सिर्फ भागीदारी की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, कि जो भी आपको भाषा सीखने को मिल रही है उसकी जो शास्त्रीय समझ है। तो अगर आप सारे ऑप्शन में देखेंगे तो यही सबसे आपको बेटर ऑप्शन भी लगेगा कि आपको समझ होनी चाहिए। तो आप ज्यादा जो बल देते हैं वो बच्चे की समझ पर ही तो देते हैं कि जो आपकी शास्त्रीय समझ है वो होनी चाहिए। एज ए हिंदी टीचर आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, शास्त्रीय समझ होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को भी आप यही डेवलप करवाएंगे, ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत एवं व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने ना ये हमारे सेशन खत्म होने के बाद आपने अपने मार्क्स को भी कमेंट करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। शुरू में मैं आपको कहना तो भूल गया, बट आपको याद ही होगा कि आपके कितने ऑप्शंस यहाँ पर गलत जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पता लगेगा कि हम जितने पिछले जो भी क्लासेस हैं अपनी करते जा रहे हैं उसमें से आपको कुछ जो आपकी समझ है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो हमें ये पता लगेगा। तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट में सेशन के एंड के बाद आपने अपने मार्क्स को जितने भी आपके नंबर आए हैं, चाहे वो कम आए हों ज्यादा आए हों, आपने कमेंट जरूर से करना है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत एवं व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग हो रही है यहाँ पर या फिर टीचिंग हो रही है, तो इसके संदर्भ में जो सतत एवं व्यापक आकलन है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने इवैल्यूएशन होती है ना कि बच्चों का आकलन करना है आपने कि भाई इसने सीखा क्या है, इसको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन होना चाहिए कि जो भी बच्चा यहाँ पर भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में अपने क्लास में, उसका आप क्या करेंगे, निरंतर अवलोकन करते रहेंगे। या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग की कक्षाई अवलोकन, कि सिर्फ आप उसको कक्षाई अवलोकन, मतलब कि आप सिर्फ उसका कक्षा में जो भी भाषा बोलता है आप सिर्फ उसको ही ध्यान में रखेंगे। या फिर जो ऑप्शन नंबर 3 है कि जो बच्चे के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, कि जो भी बच्चा है यहाँ पर उसके पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन करेंगे। या फिर बच्चों के उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना, कि जो भी बच्चा यहाँ पर गलतियां करेगा आप सिर्फ उस पर ही बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो भाई ऐसे कैसा चलेगा कि अगर आप बच्चों की यहाँ पर सीधी गलतियों पर ही ध्यान देने लग जाएंगे ज्यादा, तो वो
फिर वो और भी ज्यादा गलतियां करेगा, वो बोलने से भी डरेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप अगर छोटे होते थे तो आपको पूरा बोलने का मौका मिला है, आपने तो नहीं कभी हिंदी या फिर पंजाबी की, अगर आप मान लीजिए हिंदी पंजाबी इंग्लिश बोलते हैं तो आपने तो नहीं कभी सीखी होगी, तो इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो मदर टंग है हिंदी पंजाबी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी मदर टंग की बात करें तो क्या आपने कभी व्याकरण सीखी या पंजाबी या फिर हिंदी की? नहीं सीखी होगी। तो ये आपको कभी किसी ने बताया है कि आपकी ये त्रुटियां हैं, ये आपकी जो मुश्किलें हैं, या फिर आपने ये गलतियां उस टाइम पर की थी, आपको इस तरह से यूज करना चाहिए? तो नहीं किया था, आप अपने आप ही भाषा सीख गए। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, थर्ड भी गलत है और सेकंड भी गलत है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करेंगे कि भाई बच्चा जो भाषा का प्रयोग कर रहा है वो कैसे प्रयोग कर रहा है। अब आपका ये भी तर्क हो सकता है कि सर यहाँ पर जो भी आपने बताया है कि भाषा प्रयोग की बात तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी करी जा रही है, तो सेकंड ऑप्शन में सिर्फ कक्षा की बात कही जा रही है, क्लास की बात कही जा रही है ना, और तीसरे ऑप्शन में सिर्फ पढ़ने लिखने की बात कही जा रही है। तो क्या भाषा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या वो सिर्फ पढ़ना लिखना है? तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होता, उसके प्रयोग पर भी है, ठीक है ना। क्या भाषा को बोलते कैसे हैं, जो शब्द हैं उनका आप यूज कैसे करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। तो एक मुदित नाम का एक लड़का है, वो कक्षा में पढ़ाई करता है, ठीक है ना, मतलब कि रीडिंग कर रहा है, वो पठन का काम कर रहा है। तो संभवत मुदित डैश से ग्रस्त है। तो आपको ये बताना है कि भाई वो कौन सी ऐसी जो उसको मेंटल प्रॉब्लम है वो उससे ग्रसित है, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर बताना है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शंस हैं वो हर जगह रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो ये चाहे आप पेडागोजी हो या फिर कोई भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या फिर हिंदी की या फिर इंग्लिश की, ये हर जगह ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यही बताना है कि उसको सिर्फ पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो अगर पढ़ने की अगर हम बात करें तो क्या ये डिसकैलकुलिया है, ठीक है, या डिसकैलकुलिया है या फिर अफेजिया है या फिर ये डिस्ग्राफिया है या फिर डिसलेक्सिया है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिसकैलकुलिया की, तो ये डिसकैलकुलिया क्या होता है आपने ये बताना है। सो डिसकैलकुलिया वो होता है कि जब आपको, ठीक है, जब आपको यहाँ पर जो मैथ की जो कैलकुलेशन है वो करने में जब समस्याएं आ जाए ना, जो भी आपके गणित है, तो उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर ये हम भाषा की क्लास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भाषा का में डिसकैलकुलिया का कोई काम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर अफेजिया की, तो अफेजिया क्या होता है? अफेजिया जब आपको कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है ना, ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो आप ना जो वर्ड होता है वो उसको बोल नहीं पाते अच्छे ढंग से, ठीक है ना, या फिर कोई शब्द होता है रुक रुक कर बोलने लग जाते हैं हम, ठीक है ना, तो वो होता है अफेजिया। अगर हम बात करें यहाँ पर डिसग्राफिया की, तो डिसग्राफिया सिर्फ लिखने से संबंधित है। आपने ना इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में क्या फर्क है। तो डिसग्राफिया सिर्फ लिखने से संबंधित है। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये लिखने से भी और ये पढ़ने से भी। तो आप ये बात तो समझ पा रहे हैं ना कि अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो यहाँ पर लिख कैसे पाएंगे। तो डिसग्राफिया में सिर्फ लिखने से, डिसलेक्सिया में आप कह सकते हैं कि जो पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए आप क्या कौन सा टर्म यूज करेंगे? डिसलेक्सिया का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डिसलेक्सिया। मुदित नाम का लड़का है, उसको यहाँ पर पढ़ने में बड़ी मुश्किल आ रही है, तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है ये हमारा। यहाँ पर देख लेते हैं, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाई आप प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है ना, तो ये प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है कि आप हिंदी भाषा की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है तो उसको यहाँ पर जब बनाया जाता है, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तकों को जब भी जो भी हमारे टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको बनाते टाइम तो कौन कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि पाठ में कौन सा गुण होना चाहिए, आपने यही पढ़कर सही उत्तर देना है। तो इसको भी देख लेते हैं कि बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का विकास करें, कि जो भी यहाँ पर बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का भी विकास करें। तो अगर आप इस ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ही लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है कि जहां पर ओनली वर्ड देखने को मिल जाए, ही वर्ड देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर लगभग 99% चांसेस हैं कि वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे तो वो ऑप्शन वो नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर 99 बोल रहा हूं। तो ये आप इस बात का भी ध्यान रखें कि 1% नहीं भी हो सकता है, कि मतलब कि
जो क्वेश्चन है वो आपका गलत भी हो सकता है, तो 99 आप इसको ना एलिमिनेट ही कर देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है कि बच्चों में अगर आप भाषा की बात करें तो आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं तो क्या इनको सिर्फ साहित्यिक लेखन के लिए ही आपने इसको डेवलप करना है, तो बिल्कुल गलत बात है ये। तो अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुछ पूर्व निर्धारण संदेशों को पहुंचाने का उद्देश्य रखते हो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारे कुछ ऐसे संदेश होंगे, ठीक है ना, तो इसमें बच्चों को उनके पास सब पहुंचाने का जो है संदेश है वो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए उन पाठ्य पुस्तकों की। तो क्या ये आंसर होना चाहिए? अगर हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने का उद्देश्य ना रखते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर ना रखते हो तो ये कौन सी बात हो गई भाई? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आप पूर्ण निर्धारण संदेश होंगे आप उनको भी उनको तक पहुंचाने का भी प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप अभी कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन इसका थोड़ा बहुत सही लग रहा है हमें, बट उससे पहले हम फोर्थ ऑप्शन को भी देखेंगे। तो बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें, कि क्या आप बच्चे में सिर्फ पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करना चाहते हैं? तो बच्चा पढ़ना लिखना तो सीख जाएगा, बट उसकी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पर जो भी बच्चे की जो तर्कशीलता है, रीजनिंग कैपेसिटी है, मेंटल की बहुत सारी यहाँ पर कैपेसिटी हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर पढ़ना लिखना नहीं, बोलना भी तो आना चाहिए बच्चे को, यहाँ पर सुनने में भी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत के लिए कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बच्चों में पठन मतलब कि पढ़ने के प्रति जब उनमें जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो जागृत करने के लिए, अब अगर आप किसी बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, रीडिंग कैपेसिटी जो भी उसका जो रीडिंग है, रीडिंग हैबिट आप उसकी डेवलप करना चाहते हैं, तो इन्होंने पाठ्य पुस्तक की बात कही है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो उसके अतिरिक्त क्या उसका विकास किया जा सकता है? तो क्या वो सरल कर सकते हैं, या फिर पूरक होनी चाहिए, या फिर जटिल, या फिर मूल्य परक? तो इसका दोस्तों सीधा सीधा जो आंसर है वो हो जाएगा मूल्य परक। मूल्य परक क्यों होगा? तो आप बच्चों में कुछ ऐसी जो किताबें होंगी तो वो कुछ जरूरी तो नहीं वो सरल ही होनी चाहिए तभी बच्चा पढ़ेगा, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। तो उसमें मूल्य परक जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। तो इस तरह से मूल्य परक सामग्री का विकास यहाँ पर किया जा सकता है, जिसके कारण उनकी जो रुचि है, जो भी उनका इंटरेस्ट है रीडिंग में, वो डेवलप किया जा सके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे बिल्कुल गलत। तो पूरक तो यहाँ पर होगा नहीं, जटिल तो यहाँ पर मुश्किल हो गया, सरल यहाँ पर अब कितना सरल आप करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब सरल की भी कोई डेफिनेशन है क्या? कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अब आप कैसे कह सकते हैं कि उसको ये वर्ड समझ आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर बात सरल या फिर दूसरे की नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम जब मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को फॉलो करते हैं तो हम सिंपल टू यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो है, बट यहाँ पर हम मूल्य रूप परक की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना, है ना, और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश है, डैश उद्देश्य है। तो आपने क्या करना है? भाषा के नियमबद्ध, ठीक है ना, भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना, ठीक है ना, और उसका विश्लेषण करना। ये हम कह सकते हैं कि जो भी अपर जो प्राइमरी लेवल है उसमें जो टीचिंग लैंग्वेज का, ठीक है ना, लैंग्वेज लर्निंग का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा हो सकता है, आपने वो बताना है। तो क्या यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर निरर्थक उद्देश्य है, या फिर कमजोर उद्देश्य है, या फिर सर्वोपरि? सर्वोपरि मतलब कि सिर्फ यही एक उद्देश्य है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें कमजोर की, तो क्या भाषा के जो भी नियमबद्ध यहाँ पर प्रवृत्ति है उसको पहचाना क्या कमजोर कह सकते हैं कि एक उद्देश्य है? नहीं, ये भी बात गलत है। अगर हम निरर्थक की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपने जो भी नियमबद्ध प्रवृत्ति है उसको पहचानना, उसका विश्लेषण करना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। तो इसी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 8 के बच्चों में पठन और बोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है कि कक्षा 8 के बच्चे हैं, यहाँ पर उनको रीडिंग और बोधन क्षमता, कि भाई जो रीडिंग कैपेसिटी है उसका विकास करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो क्या आप पठन सामग्री को दोहरा कर करेंगे, या फिर क्लोज परीक्षण
या फिर लिखित परीक्षा या फिर नाटक का मंचन। तो अगर आप देखेंगे तो नाटक का मंचन तो सिर्फ यहाँ पर आपने यहाँ पर पढ़ने का जो है वो डेवलप करना है आपने, तो ये बात नाटक की यहाँ पर कहाँ से आ गई। तो लिखित तीसरे में यहाँ पर लिखित की बात कही गई है, तो आपने डेवलप करनी है रीडिंग हैबिट, पठन की क्रिया, और आप यहाँ पर लिखित की बात कर रहे हैं तो लिखन, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर जो भी आपने पठन सामग्री है उसको ही दोहराते रहेंगे तो भाई कैसे आपका काम चलेगा, ठीक है ना। तो बच्चे का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें क्लोज परीक्षण, तो क्लोज परीक्षण होता क्या है, तो मान लीजिए कि कोई भी एक पैराग्राफ है, ठीक है, कोई भी एक स्टोरी है, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पर बच्चों से पढ़वाया जा रहा है क्लास में, तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो भी रीडिंग हैबिट है वो डेवलप होगी, जो भी उनकी रीडिंग कैपेसिटी है वो उनकी होगी, वो डेवलप होगी, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज परीक्षण, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का कह सकते हैं 10वां क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं कि जो भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आपने यही बताना है कि जो भी यहाँ पर अपर प्राइमरी के जो भी स्टेज के स्टूडेंट्स हैं, इसमें बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, आपने वो बताना है कि क्या ये परिचर्चा है या फिर जो कह सकते हैं कि श्रुतुलेख है, ठीक है ना, क्या ये श्रुतुलेख है या फिर ये संवाद अदायगी है या फिर ये सृजनात्मक लेखन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उन्होंने कि बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम यहाँ पर बात कही जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर परिचर्चा की बात करें तो ये अगर हम देखेंगे तो ये भाषा डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संवाद अदायगी, ठीक है, जो हम बातचीत करते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मक लेखन के मतलब जो भी क्रिएटिविटी वाला जो भी रिटर्न काम होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रुतुलेख क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चों में हम सुलेख नहीं दे देते कि बच्चों आप ना घर से ना ये पेज एक बार ना लिख कर लाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हम बच्चों की जो भी राइटिंग है, ठीक है ना, उसको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो भी मात्राओं का वो प्रयोग करता है वो उसको अच्छे ढंग से कम वो लिखना शुरू कर दे, ठीक है ना, तो वो इसलिए किया जाता है। तो ये श्रुतुलेख है, ये तो छोटे क्लास के बच्चों को दिया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर छोटे क्लासों में लिखा होता तो शायद ये आंसर ना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक के हिसाब से ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर में हम जो श्रुतुलेख है हम इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, राइटिंग पर आप थोड़ी ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देख लेते हैं कि पढ़ने का संबंध, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ क्लास में पढ़ने की बात कही जा रही है या फिर आपको कह दिया गया कि आपने ना घर से ये पढ़कर लाना है, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आपकी जो पठन की जो प्रक्रिया है उसको आप डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये किस लिए किया जाता है, तो मेन मकसद क्या होता है आपकी रीडिंग का, तो क्या ये शुद्धता से पढ़ने के लिए आप रीडिंग करते हैं या फिर तीव्र गति की जल्दी जो आपकी स्पीड है उसको डेवलप करने का जो है पढ़ने का संबंध इससे है, या फिर अक्षर ज्ञान से कि क्या सिर्फ पढ़ने का संबंध सिर्फ अक्षर ज्ञान से है या फिर अर्थ से। तो दोस्तों आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है, आपने ये देखना है कि सबसे सही आंसर और इसमें कौन सा एकदम से सही होगा, ठीक है ना, बेटर आंसर होगा। तो यहाँ पर जो अर्थ है, ठीक है ना, तो आप कुछ भी अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको ये मतलब ही ना समझ आए तो क्या कोई फायदा है पढ़ने का, बिल्कुल नहीं फायदा है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप को समझ नहीं आते होंगे तो मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो चलो मैं आपको समझा देता हूं, बट कभी ऐसा दिन भी तो आएगा ना, अभी 4-5 दिनों बाद आपकी जो रीडिंग हैबिट है आप उसको पढ़कर खुद ही समझ जाएंगे कि भाई हमने ना वो वर्ड जो समझ लिया है, हमें कोई ये शब्द है वो डेवलप होने लग जाएगा। तो पढ़ने का आपका जो मेन उद्देश्य है या फिर जो संबंध है वो अर्थ से है कि जो आप अर्थ जान लेंगे तो यही इसका मेन संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो 4th है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि जो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपकी हिंदी भाषा में जो भी क्लासें होती हैं ना, जो भी आपकी हिंदी भाषा की क्लास होती है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपकी कई पाठ्य पुस्तकों में कुछ अन्य सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना, कई और भी पाठ ऐड कर दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री का कोई चैप्टर होता है तो उसको भाषा के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये क्यों कर दिया जाता है तो आपने यही बताना है। तो क्या इससे
दूसरे विषयों का ज्ञान देना होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे विषयों का ज्ञान देने के लिए आपका उस सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाता है? तो ये कैसे हो सकता है? भाषा के क्लास में आपको ज्ञान देने के लिए थोड़ी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना। जो भाषा की जो क्लास होती है, जो भी आपकी लैंग्वेज की क्लास है, वो ज्ञान की तो क्लास नहीं होती ना, वो तो अंडरस्टैंडिंग की क्लास होती है। अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विषय की शब्दावली का विकास की, यहाँ पर जो भी आपने हिंदी प्राथमिक स्तर पर जो भी हिंदी भाषा है यहाँ पर आप उसमें अन्य पाठों को याद ऐड किया गया है, तो क्या वो सिर्फ शब्दावली के विकास के लिए ऐड किया गया है? तो अगर मैंने आपको बताया था कि जहां पर सिर्फ आ जाए, है ना, तो आपको ये शब्दावली देखकर पता लग ही रहा होगा कि सिर्फ की बात कही जा रही है, सिर्फ शब्दावली की बात कही जा रही है। तो ये ऑप्शन आपको क्या लगता है, सही होगा कि गलत होगा? अगर हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, तो क्या अन्य विषयों का कार्यभार कम करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि जो भी आपका हिंदी भाषा का सिलेबस है या फिर जो आपका एसएसटी का या फिर जो साइंस का सिलेबस है आप उसको हिंदी भाषा में ऐड कर देंगे? तो क्या हिंदी भाषा का जो बर्डन है, जो कार्यभार है, वो नहीं बढ़ जाएगा? तो क्या ये आंसर सही होगा? या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना? ठीक है ना, समावेशी मतलब इंक्लूसिव बनाना, कि जो भी आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो भी यहाँ पर बातें कही जा रही हैं इसमें सभी को ऐड किया जाए, कि भाई इंक्लूसिव इनको बना दिया जाए। तो सबसे पॉजिटिव आंसर भी हमें यही लग रहा है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन हो जाएंगे वो बिल्कुल ही सही हो जाएंगे और जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसको कि बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, कि जब बच्चा यहाँ पर जन्म लेता है तो उसमें जो कैपेसिटी होती है वो शुरू से ही होती है। ठीक है ना, कुछ आइनेट नेचर होती है। तो ये बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट इसकी बात भी करते हैं। तो इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष ये है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, ठीक है ना, तो आपने ये ऑप्शन पढ़कर बताना है कि भाई उसको अगर पर्याप्त मौके मिलेंगे तो क्या वो भाषा के बारे में यहाँ पर जो बातें लिखी हैं वो कौन सी सही होंगी, कि परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, ठीक है ना, तो जो भी वो भाषा जानता है वो जल्दी सीख पाएगा, या फिर नई भाषा आसानी से सीखेगा, तो क्या ये होगा, या फिर पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, या फिर सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो परिचित भाषा है वो ही यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी सीखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो नई भाषा का यहाँ पर कहाँ पर बात आ गई, यहाँ पर बात ही परिचित भाषा की हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब भी बच्चे को यहाँ पर जन्मजात जो भी यहाँ की कुछ कैपेसिटीज होती हैं वो शुरू से ही बच्चों में होती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो परिचित भाषा होगी वो उसको बड़ी जल्दी से सीखेगा। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो हो जाएंगे गलत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का कह सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं 2 बार ऐड कर चुका हूँ। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना 49 क्वेश्चन, कि यहाँ पर वाणी अस्थायी होती है। ठीक है ना, यहाँ पर वाणी अस्थायी होती है, भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। तो यहाँ पर जो वाणी मतलब कि जो भी मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, जो भी आप आमतौर पर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो वाणी होती है वह अस्थायी होती है। और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या शास्त्रीय आंसर होगा, मौखिक, लिखित या फिर पारंपरिक? तो आपने इसका सही बताना है कि वाणी अस्थायी होती है और डैश क्या कहा गया है कि भाई डैश है, डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। सो यहाँ का जो सही आंसर होगा वो होगा लिखित। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा की तुलना में जो हमारी जो बोली है, ठीक है ना, जो वाणी है वो अस्थायी होती है, तो ये कभी भी बदल जाती है। तो आपने कई वर्ड भी ऐसे आमतौर पर देखे होंगे जिनको शायद उस टाइम पर कुछ अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता हो, आज कुछ और तरह से प्रोनाउंस किया जाता हो। ठीक है ना, तो ये वाणी वो थोड़ी सी वो होती है, अस्थायी होती है। ठीक है ना, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखित। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इन्होंने उच्च प्राथमिक की बात कही है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा आपका मुख्य उद्देश्य होगा कि पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना चाहिए, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, या फिर पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, या फिर पठित सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले हम गलत को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में कि पठित सामग्री को ज्यों का त्यों। तो अब ज्यों का त्यों की मतलब एज इट इज की बात कही जा रही है, तो ये कैसी बात हो सकती है ना, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि आप एज इट इज कैसे यहाँ पर कर सकते हैं भाषा को सीखने के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पठित सामग्री के विरुद्ध। अब विरुद्ध की यहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसके विरुद्ध बात करना, अब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें कि जो भी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ये कैसे एलिमिनेट होगा कि पठित सामग्री के पक्ष में, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर उसके पक्ष में अपनी बात करना। तो आप जो भी आपके पास मटेरियल आ गया,
आप सिर्फ उसके क्या पक्ष में ही बात करेंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये बात थोड़ी सी गलत भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, ठीक है ना। तो कि तार्किक मतलब कि अपने तर्क पेश करने, बताना कि अच्छा हाँ यहाँ पर ऐसी बात है, तो यहाँ पर जो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव बातों का सभी का यहाँ पर ध्यान में रखना, तो यही तो यहाँ पर मेन हमारा जो उद्देश्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपकी काफी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो डेवलप हुई होगी। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके ये मार्क्स कितने आए हैं आपने ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।